देहरादून से खबर मिल रही है। पाखरो कॉर्बेट टाइगर सफारी मामले में पूर्व आईएफएस किशन चंद्र के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई है। आपको बताते चलें कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व आईएफएस किशन चंद्र की 31 करोड़ की संपत्ति अटैच हुई है। हरिद्वार में स्कूल स्टोन क्रशर अटैच किया गया है। विजिलेंस ने किशन चंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। आपको ये भी बता दें कि पाखरो टाइगर सफारी निर्माण में घपले का आरोप पूर्व आईएफएस किशन चंद्र पर है, जिस पर एक्शन हो रहा है। तो हरिद्वार में स्कूल स्टोन क्रशर अटैच किया गया है। वहीं कॉर्बेट टाइगर सफारी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये बड़ी कार्रवाई देखी गई है आईएफएस किशन चंद्र के। तो किशन चंद्र के खिलाफ ईडी का एक्शन देखा जा रहा है। मुश्किलें लगातार एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं और 31 करोड़ की जो संपत्ति है वो अटैच की गई है। देहरादून से हमारे सहयोगी सत्येंद्र बरतवाल हमारे साथ जुड़ गए। सत्येंद्र, अभी क्या अपडेट है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार पे ये सरकार का एक बड़ा एक्शन है, क्योंकि किशन चंद जो पूर्व डीएफओ रहे हैं पाखरो रेंज के, उन पर ये बड़ा एक्शन है। ईडी ने इस पूरे मामले में किशन चंद्र की करीब 31 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो अटैच कर दी। मैं आपको जरा पूरा मामला अगर बता दूं तो 2019 से जुड़ा ये पूरा मामला है। 2019 में जब कॉर्बेट के जो पाखरो रेंज है वहाँ पे टाइगर सफारी का निर्माण होना था, वहाँ पे जब लगातार काम हो रहा था, जिसकी शिकायत पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण की टीम मौके पे पहुंचती है और मौके से देखती थी कई अनियमितताएं उनको टीम को मिली है। उसकी बाद जांच इसमें पहले विजिलेंस करती है और विजिलेंस की जांच में जब ये पाया जाता है कि ये पूरे मामले में भ्रष्टाचार हुआ है, करीब 200 करोड़ से ऊपर का ये पूरा भ्रष्टाचार बताया जा रहा है। साथ ही जहां पेड़ों को जहां कॉर्बेट में 161 पेड़ों को काटने की अनुमति मिली थी, उस पर करीब 6000 से ज्यादा पेड़ काटे गए। तो इस पूरे मामले का जब भ्रष्टाचार सामने देखने को मिला तो किशन चंद्र को अरेस्ट किया गया। विजिलेंस की टीम पहले इसमें लगातार कार्रवाई जांच कर रही थी और लेकिन बाद में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इस पूरे मामले में फिलहाल सीबीआई इस पूरे मामले को देख रही, लेकिन ईडी ने ये एक बड़ा एक्शन किया है। ईडी ने जो मामला अभी लगातार किशन चंद्र के खिलाफ चल रहा था, इससे आय से अधिक इसकी संपत्ति बताई जा रही थी, तो इस संपत्ति पर बड़ा एक प्रहार है और करीब 31 करोड़ की संपत्ति अभी अटैच की गई है और अभी लगातार जांच जारी है। जी बिल्कुल, और ये भी देखा जा रहा है कि एक के बाद एक किस तरीके से आईएफएस किशन चंद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 31 करोड़ की संपत्ति अटैच तो की गई है, लेकिन इसके अलावा और कौन सी संपत्ति जो अटैच की जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि अभी ईडी इस पे पूरे मामले की जांच चल रही है। ईडी इसके जितने भी इसके संपत्तियां किशन चंद के बताया जा रहा है, हरिद्वार में इसका जो स्टोन क्रशर था उसको अटैच किया गया है। इसकी जो घर वगैरह घर के अंदर जो इसकी संपत्ति थी वो भी अटैच की गई है। साथ ही अभी ईडी इसकी लगातार जांच कर रही है और ये किशन चंद के साथ जो इसकी फैमिली से मेंबर हैं उनकी भी अभी जो संपत्ति है उनको भी जाँच की जा रही है। लेकिन अभी इस पूरे मामले में सीबीआई, क्योंकि मामला अब सीबीआई भी इसमें सीबीआई को चले गया, तो सीबीआई अब इस पूरे मामले में जांच करिए। कुछ दिन पहले सीबीआई ने किशन चंद्र के जो ठिकाने थे, जो क्योंकि किशन चंद्र अभी जेल में बंद है, तो किशन चंद्र के जो ठिकाने थे वहां पे भी सीबीआई की टीम गई थी, उन्होंने वहां पे छापेमारी की थी और वो भी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है। जी बहुत शुक्रिया सत्येंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। पहाड़ों में हुई बर्फबारी अब आफत बनती जा रही है। बर्फ और सड़क पर पाले से लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतें हो रही हैं। पाले की वजह से गाड़ियां फिसल रही हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को औली जाने में परेशानी हो रही है। चमोली में हुई बर्फबारी के बाद पहाड़ की वादियां खूबसूरत हो गई हैं, लेकिन सड़क पर बर्फ और पाला मुसीबत का सबब बनने लगा है। आदमियों के अलावा कोई दूसरा यहाँ पे चल ही नहीं सकता, वो भी बहुत एक्सपीरियंस ड्राइवर यहाँ पे जो चाहिए, जो औली तक जा पाए। सिर्फ वही लोग गाड़ी चला पा रहे हैं, वरना तो बहुत मुसीबतों का यात्रियों को सामना करना यहाँ पे पड़ रहा है। चमोली लिए चलते सहयोगी नितिन सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, लगातार देखा जा रहा है कि बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है, हालांकि आने जाने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी निश्चित रूप से जब से बर्फबारी हुई है मंगलवार से लगातार जो पाला पड़ने का जो सिलसिला है वो तेजी के साथ शुरू हो गया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से जो जोशीमठ से औली को जोड़ने वाली सड़क है लगभग 7 किलोमीटर के दायरे में लगातार फिसलन बढ़ती जा रही है। देखिए सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पे विभागों की है, क्योंकि ये सड़क पहले पीडब्ल्यूडी के पास दे दी गई थी और बाद में इसको कहा गया कि बीआरओ को ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन जब बीआरओ और पीडब्ल्यूडी से
सड़क के मेंटेनेंस की बात की जा रही है, तो बीआरओ का कहना है कि अभी उनको मेंटेनेंस के लिए सड़क नहीं मिली है, ना ही बजट मिला है। तो ऐसे में वो वहाँ पे नमक का छिड़काव या चूने का छिड़काव नहीं कर पा रहे हैं और इसका पूरा खामियाजा पर्यटकों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि औली अब लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि क्रिसमस बहुत नजदीक है और अब धीरे धीरे पर्यटक यहाँ पे आते हैं। तैयारियां प्रशासन को पहले कर देनी चाहिए थी, लेकिन वो तैयारियां दिखाई नहीं दे रही है और अब जो वाहन है वो किस तरीके से फिसल रहे हैं ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। 7 किलोमीटर के दायरे में जो बर्फ जमी हुई है वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में और मुश्किलें पैदा भी कर सकती हैं। जी बिल्कुल, लेकिन नितिन ये भी देखा जाता है कि इस समय में चाहे चमोली की बात करें, पहाड़ों की हर जगह की अगर बात करें तो बर्फबारी होने की वजह से बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। लेकिन अगर ऐसी दिक्कतें आती रहीं तो ये कहीं ना कहीं उन सैलानियों पर भी इसका बुरा असर देखने को मिलेगा। जी निश्चित रूप से चमोली के तमाम हिल स्टेशन है, वहाँ पे पर्यटक पहुँचते हैं, चाहे हम चोपता की बात कर लें या औली की बात कर लें। औली में इस बार सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि जो एशिया की सबसे लंबी रोपवे है वो पिछली बार जो जोशीमठ में भूस्खलन की आफत आई थी उसके बाद बंद कर दी गई थी, यानी कि 5 जनवरी को रोपवे बंद हो चुकी थी। अब औली पहुंचने का मात्र एक ही साधन है, वो है सड़क मार्ग। अगर सड़क मार्ग ठीक नहीं होगा, यात्री यहाँ पे रुकेंगे तो ये एक अच्छा संदेश अभी से नहीं जाएगा। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि पहले ही इन व्यवस्थाओं को बिल्कुल ठीक कर नितिन, ले, और ताकि प्रशासन को पहले से तैयारियां करनी होंगी, क्योंकि यही वक्त होता है जब जो सैलानी हो पहाड़ों का रुख करते हैं। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बागेश्वर में इन दिनों मौसम का मिजाज बदल गया है। बीते दिनों ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है, जिसका असर जिले के निचले हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। सुबह और शाम कपकपाती ठंड पड़ रही है, जिससे कि लोग परेशान हैं और ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं दिन की गुनगुनी धूप जरूर लोगों को राहत दे रही है। बागेश्वर से सहयोगी सुष्मिता हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुष्मिता, जरा बताइएगा, लगातार देखा जा रहा है कि पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश की वजह से ठंड बढ़ रही है, जिसका असर साफ तौर पर निचले इलाकों पर भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल और क्या जानकारी मिल पा रही है? कि देखिए, जहाँ बीते 2-3 दिनों से जो बागेश्वर का मौसम था या पहाड़ों का मौसम था, बादल छाए हुए थे, जिसके बाद यहाँ ठंड बढ़ी हुई थी। तो कल देर शाम कई जो हिमालय है, जो ग्लेशियर एरिया है, वहाँ पे बर्फबारी हुई, जिसके बाद निचले इलाकों में ठंड तो बढ़ी है, लेकिन मौसम भी काफी सुहाना अब होने लगा है, क्योंकि ये देखिए साल का एंड चल रहा है और ऐसे में बर्फबारी और जो सैलानी है उनको अपनी ओर तो खींच ही रहे हैं। साथ ही जो पहाड़ों का मौसम है वो भी काफी ठंड यहाँ पे बढ़ रही है और हम देख रहे हैं कि लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। बागेश्वर के जो कौसानी है, शामा है, यहीं आगे कई होटल भी पैक होने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बर्फबारी होगी तो जो साल के एंड में सैलानी यहाँ पहुंचेंगी तो कहीं ना कहीं इसका फायदा इस बार पर्यटन को जरूर मिलेगा। और पहाड़ों में जगह जगह जो घाटी वाले इलाके हैं वहाँ पे भी काफी कोहरा इससे लग रहा है और सुबह शाम काफी ठंड पहाड़ों में इन दिनों हो रही है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड की बिजली उपभोक्ताओं को नए साल में बिजली की बढ़ी कीमतों के हिसाब से बिल देना होगा और ये कीमत जो है वो 15 पैसे से लेकर 55 पैसे तक प्रति यूनिट बढ़ेगी। दरअसल उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश में फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट के नए नियम जारी किए गए हैं और जिसके अनुसार अगर यूपीसीएल जो बिजली को बाजार से महंगे दामों पर खरीद करता है उसका भुगतान हर महीने बिजली कंज्यूमर से वसूल करेगा और इसी सिलसिले में ऊर्जा निगम ने दिसंबर महीने की दरें घोषित कर दी हैं, जिसको जनवरी महीने में विभाग वसूल करेगा, जिसमें बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए 15 पैसे, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 38 पैसे, कॉमर्शियल कंज्यूमर को 55 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। वहीं पर LTHT उद्योग को 51 पैसे अधिक देने होंगे। वहीं पर यूपीसीएल का कहना है कि नया बिल पुराने बिल की तुलना में 20% से ज्यादा नहीं होगा। जो FPPCA चार्जेस जो हैं, ये चार्ज जो सरचार्ज है, ये जो एवरेज बिलिंग रेट है उस कैटेगरी का, उससे 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ज्यादा आ भी रहा है तो 20% में उसको कैप करना पड़ेगा यूपीसीएल को। देहरादून में ज्वेलरी शोरूम में हुई करोड़ों की लूट के मामले में बड़ी सफलता मिली है। अब तक प्रमुख आरोपी माना जा रहा प्रिंस कुमार फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार के वैशाली जिले से 2 लाख के इनामी बदमाश प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बिहार पुलिस ने ही प्रिंस कुमार को पकड़ा है। अब देहरादून पुलिस पूछताछ के लिए आरोपी प्रिंस को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर देहरादून आएगी। आरोपी प्रिंस को
बिलावरपुर स्थित उसके ही गांव से पकड़ा गया है। देहरादून में करीब 16 करोड़ की लूट हुई थी और बड़ी बात तो ये थी कि उस दिन दो वीवीआईपी दौरे पर थे। इसके बाद भी आरोपी डकैती को अंजाम देने में कामयाब रहे। अभी टीम उससे पूछताछ कर रही है। उत्तराखंड पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है, उनकी भी टीम आ रही है, तो उसमें अग्रिम कार्रवाई उनके स्तर से की जाएगी। अब इस संदर्भ में विस्तार से उत्तराखंड पुलिस बता पाएगी। हम लोगों को जो सूचना उपलब्ध कराई गई थी उसके आधार पर वैशाली पुलिस के द्वारा इसकी गिरफ्तारी कर दी। देहरादून के हर्रावाला स्थित मंदिर में पत्थर फेंकने और मंदिर के गेट पर आपत्तिजनक हरकत करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मानसिक रूप से बीमार है और वो सेलाकुई के मेंटल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। आरोपी का नाम सद्दाम है और देहरादून के मेहुवाला का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने खराब मानसिक हालत में ही इस काम को अंजाम दिया था। ले लिया। जानकारी करने पे पता चला कि यह व्यक्ति जो है इसका सेलाकुई मेंटल हॉस्पिटल से वहां से इलाज भी चल रहा है और उसका सर्टिफिकेट भी मेंटल विक्षिप्त होने का है। और साथ ही साथ आसपास के लोगों ने बताया और घर के परिवार के लोगों ने बताया कि ये इसको बांध के भी अक्सर रखते हैं, काफी अग्रेसिव हो जाता है चूंकि इसका मानसिक लेवल ठीक नहीं है और इसका लगातार उपचाराधीन भी है। और इसके साथ ही वो बीच बीच में इस तरह से घर से अचानक से भाग जाता है और गायब हो जाता है। पूर्व में भी इस तरह के वो बीच में गायब हो गया है। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। 29 साल के आर्मी जवान ने बैरक में सुसाइड किया है। गोरखा और राइफल घंगोड़ा कैंट में तैनात था किशोर प्रधान, मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था। मृतक जवान बैरक के बाथरूम में फंदा लगाकर सुसाइड किया है। मिलिट्री पुलिस की सूचना पर पुलिस थाना कैंट पहुंची हुई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया गया है। वैसे तो चुनाव से पहले हर पार्टी समाज के अलग अलग तबकों के बीच जाती है, लेकिन बीजेपी सिख समाज को साधने के लिए अलग प्लान पर काम कर रही है। आखिर क्या है ये प्लान, आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बीजेपी उत्तराखंड की तराई से एक नया प्रोग्राम करने जा रही है और ये प्रयोग है तराई की धरती को अपनी मेहनत से दुनिया का सबसे उपजाऊ मैदान बनाने वाले इस सिख समाज को लेकर, जिसके बीच बीजेपी अपनी उपलब्धियां और विपक्ष को पुराने इतिहास बताने जा रही है, वो भी युवा सिख सम्मेलन के जरिए। युवा सिख सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य है कि समाज के जो सिख समाज है उसको भारतीय जनता पार्टी से अधिक जोड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयास रहा है कि समाज का कोई भी तबका हो, समाज का सभी अंगों को हम अपनी पार्टी से जोड़ना चाहते हैं। इसी उद्देश्य के साथ यह सिख समाज का सम्मेलन हम लोग करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि इस युवा सिख सम्मेलन में महज राजनीतिक भाषणबाजी ही नहीं होगी, बल्कि सिख युवाओं को अपने सम्मेलन में लाने के लिए कुछ मशहूर पंजाबी गायकों का भी सहारा लिया जा सकता है, ताकि इंटरटेनमेंट के बहाने ही सही युवा सिख बीजेपी की बात सुनने आ सके। सिख नेता बीजेपी के इस युवा सिख सम्मेलन का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। इसी सरकार ने हमारे जो यहाँ के तीर्थ स्थान है हेमकुंड साहिब, उसके लिए रोबो का इतना बड़ा निर्माण इसी सरकार ने किया। और रीठा साहिब में जो मार्ग या जो बिजली आज वहाँ पे है, सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। दरअसल केंद्र की मोदी और राज्य में धामी सरकार कई ऐसी योजनाएं लेकर आई है जिसका सीधा फायदा सिख समाज या इससे जुड़े लोगों को हो रहा है। तराई के इलाकों में बड़ी संख्या में सिख वोटर हैं। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी की कोशिश इस समाज को साधने की है, ताकि किसान आंदोलन, कनाडा और खालिस्तान की वजह से फैली गलतफहमियों को दूर किया जा सके। उधम सिंह नगर से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में जल्द ही मदरसे मॉडर्न बनाए जाने हैं और जनवरी से मॉडर्न मदरसे के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। इस मॉडर्न मदरसों को एपीजे अब्दुल कलाम नाम दिया गया है, जिसमें कि संस्कृत की भी शिक्षा दी जाएगी और इस सीबीएसई पैटर्न के साथ ड्रेस कोड भी लागू किया जाएगा। मार्च से प्रदेश के 4 जिलों देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में इस मॉडर्न मदरसों को शुरू किया जाएगा। 2024 मार्च सेशन से वक्फ बोर्ड
जो हमने कहा था कि अपने मॉडर्न मदरसों को इम्प्लीमेंट कर देगा, उसके ऊपर हम पूरी तरह से अब कमर कस चुके हैं और हमारी ये लक्ष्य है कि इस सेशन से हम मतलब बच्चों को मार्च में हमारे बच्चे मदरसों में बैठे हुए नजर आएंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मॉडर्न मदरसे के नाम से हम इन मदरसों को स्टार्ट करें और ये मॉडर्न मदरसों का धामी मॉडल होगा। पहाड़ में युवा नशे की लत में डूबे रहे हैं और अब ऐसी युवाओं की काउंसलिंग की योजना है जो नशे के शिकार हो चुके हैं। अल्मोड़ा में नशे पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है। नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है और पुलिस ने इस साल 15 तस्करों को पकड़ा है, जिनसे 423 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। अब तक जो है लगभग 423 ग्राम स्मैक बरामद की गई है और इसमें 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। पहाड़ में युवा नशे की लत में डूब रहे हैं, लिहाजा अब युवाओं के लिए काउंसलिंग करने की योजना बनाई जा रही है, जिसके लिए 2 डॉक्टरों की टीम को भी तैनात किया गया है, जो ऐसे युवाओं का इलाज करेंगे और उसी के साथ काउंसलिंग भी करेंगे। पहाड़ों में भी जो है ड्रग का बहुत ज़्यादा ये होने लग गया है, काफ़ी पेशेंट ये ड्रग के भी हैं, तो जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो हफ्ते में या बीच में जो है स्कूलों में भी जो है काउंसलिंग करेंगे। पहाड़ का युवा नशे की गिरफ्त में तेजी से आ रहा है। वो स्मैक समेत कई नशे कर रहे हैं। ऐसे में नशे के खिलाफ अभियान को तेज करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। नैनीताल की ठंडी सड़क जल्द ही सवारी जाएगी और पैदल वॉक करने वाले पर्यटकों और स्थानीय जनता के लिए इसको संवारा जाएगा। लाइटिंग करके इस सड़क का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और इसके लिए बकायदा 90 लाख की धनराशि जो है वो स्वीकृत हो गई है और जल्द टेंडर कर इसका काम भी शुरू होगा। इस सड़क का सौंदर्यीकरण करने के बाद टूरिस्टों के लिए भी एक नया स्पॉट पैदल घूमने के लिए तैयार करने की योजना है। आपको बताते चले कि नैनीताल की ठंडी सड़क पैदल वॉक करने वाले लोगों के लिए, जिसमें लोग सुबह शाम वॉक करते हैं। उसके सुधारीकरण का एक प्रोजेक्ट हमने एडीबी को, शासन को भेजा था। लगभग 90 लाख रुपीस की धनराशि इसमें अभी अवमुक्त हो गई है, जिसकी टेंडर प्रक्रिया कर दी गई है। इसमें हम लाइटिंग वगैरह का अरेंजमेंट भी ठंडी सड़क पर करेंगे। बाकी उसका जो सतह का सुधारीकरण का काम है वो भी करा जाएगा। उत्तरकाशी की यमुना घाटी में मंगसीर बकवाल को देवलांग पर्व के रूप में मनाया जाता है और घाटी के गैर गांव में देवलांग के रूप में मनाए जाने वाले त्योहार में हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं और इस दौरान ग्रामीण राजा रघुनाथ के भी दर्शन करते हैं। यमुना घाटी के गैर गांव में देवलांग पर्व को मनाने के लिए हर साल हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटती है। ग्रामीण रात भर राजा रघुनाथ मंदिर प्रांगण में पर्व को मनाने के लिए आते हैं और उजाला होने से पहले एक देवदार के बड़े पेड़ को जंगल से लाकर मंदिर में खड़ा करते हैं। इसके बाद विधि विधान के साथ पेड़ को आग के हवाले किया जाता है। इसके चलते ही राग को प्रसाद और आशीर्वाद के रूप में घर लेकर जाते हैं। दोनों थोकों के लोगों ने डोल बाजों के साथ दूसरी देवलांग का वृक्ष लाया और उस देवलांग के वृक्ष की पूजा अर्चना हुई, उसको विधिवत सुसज्जित किया गया और ये देवलांग आपके सामने है। इसको जो है दोनों थोकों के लोगों ने खड़ा किया और बड़े हर्षोल्लास के साथ जो है ये देवलांग खड़ी हुई है। माशु देवता का एक पर्व है और माशु देवता का जो यहाँ पे जो रूप है वो राजा रघुनाथ है, तो ये माशु का ओला बोलते हैं हम इसको, और ये अमावस्या के दिन मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अर्थात असत्य की हार और सत्य की जीत। इसका मुख्य कारण यही है। और ये जो बूढ़ी बगवाल भी बोलते हैं हम इसको, बड़ी बगवाल। सदियों से चली आ रही मान्यता के अनुसार श्री राम द्वारा रावण वध करने की खुशी में ग्रामीण इस पर्व को बुराई पर अच्छाई के रूप में मनाते हैं। यमुना घाटी में मुख्य रूप से गैर, गंगटाड़ी और कुथनौर गांव में पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है।
ये मेला जो है ये सबको शांति देने वाला है और ये ओला है ये अंधेरे को उजाले को ले जाता है, इसीलिए जो है ये पर्व जो है मनाया जाता है। उत्तराखंड अपनी खूबसूरती के साथ विभिन्न पर्व और परंपराओं को समेटे हुए है। इन्हीं में से एक पर्व देवलांग है, जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में इसी तरह कई गांवों में मनाया जाता है। उत्तरकाशी से न्यूज़ 18 के लिए बलबीर परमार की रिपोर्ट। जौनसार, बावर, रवाई, जौनपुर में एक महीने बाद मनाई जाने वाली दीपावली की शुरुआत हो गई है। दीपावली का ये त्योहार जो है वो 4 से 5 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे देश में जहां कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है, वहीं इसके ठीक एक महीने बाद मार्गशीर्ष माह की अमावस्या को जौनसार, बावर, रवाई, जौनपुर में दिवाली मनाई जाती है। दीपावली का त्योहार 4 से 5 दिन तक धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली की शुरुआत डिमसा पूजन से की जाती है, जिसके बाद गांव के लोग आंगन में एकत्र होते हैं और भीमल की लकड़ी से बनी मशालों को हाथों में लेकर गांव से दूर एक स्थान तक जाते हैं और वहां डिमसा जलाया जाता है। उसके बाद ग्रामीण गांव में बने काली माता के मंदिर पर पहुंचते हैं, जहां दूध चावल प्रसाद के रूप में एक दूसरे को खिलाते हैं और जश्न मनाते हैं। आगे भी खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।